जॉन डियर अमेरिका की कंपनी है, फोर्ड विदेश की कंपनी है। अब चाहे उनका ट्रैक्टर बिके या उनका टैंक बिके, उन्हें तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक तरफ सेना के नाम पर, उनको रोकने के नाम पर वाटर कैनन और टैंक खड़े हैं, दूसरी तरफ उन्हीं कंपनियों के, उन्हीं देशों के ट्रैक्टर खड़े हैं। उन्हें तो मजा आ रहा है। वैक्सीन आ रही है, एजेंडा 2030 चल रहा है, हर आदमी को मारने की तैयारी, 90% लोगों को मारने की तैयारी चल रही है। लेकिन जब ये बात इन किसान नेताओं को समझाते हैं तो इनको समझ नहीं आती, और इनका भूल गुनगुना रहता है, निहत्ते आंदोलन। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि किसान आंदोलन होना चाहिए तो किस दिशा में होना चाहिए। किसान को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुपया खाया नहीं जाता। जिस रुपये को बढ़ाने के लिए वो आज रोड पर पड़ा है, जो बहादुरी दिखा रहा है, वास्तव में ये बहादुरी नहीं है, ये नेताओं, किसान नेताओं की संस्कारों का षड्यंत्र है जिसको किसान को मरवाया है। वरना जिस दिन ये मूवमेंट चल गया कि किसान केवल उतना ही पैदा करे जितनी उसकी जरूरत है, और अपने गांव में अपने सारे लड़कों को कबड्डी खिलाए, लक्ष्य की ट्रेनिंग दी जाए, और कोई भी उसके अनाज को लूटने आए तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो किसी सत्ता में ताकत नहीं है, किसी वोट में ताकत नहीं है कि उसके अनाज को। नमस्कार साथियों। वैक्सीनेशन कि किसान अर्थात इस देश की जनता ना अपनी फसलें संभाल पाए, ना अपनी नस्लें संभाल पाए। और स्थायी समाधान हेतु वही नाटक किया जा रहा है जो कभी महात्मा गांधी के जरिए अंग्रेजों ने करवाया था। किसान के साथ वास्तव में समस्या है, किंतु जितने भी नेता है, चाहे वो किसान नेता हो या राजनेता हो, ये समस्या को बरकरार रखना चाहते हैं ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे। आज जो इस देश के हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। एक कॉमन बात है जो पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं कि यदि आप राजनीतिक पार्टी के मुखिया, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, यदि उसे आप गालियां दें तो आप फेमस हो जाएंगे, लेकिन आप सिस्टम को गलत बताएं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। जितने भी आंदोलन के नेता हैं, इन नेताओं के बच्चे कहां हैं ये अभी तक किसी ने नहीं बताया है। वो आंदोलन में है या नहीं है। बहुत से लोगों ने कई दिन पहले जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के बारे में एक बात कही थी कि इनके खुद के बच्चे तो लंदन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन ये बाकी जन सामान्य को, भोले भाले मुसलमानों को आतंकवादी बना रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। कुछ दिनों से मेरे मन में भी एक बात आ रही है कि इस आंदोलन में सोशल मीडिया के जरिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जो वो पत्रकारिता हो रही है, बातें सामने आ रही है, लेकिन किसी भी किसान नेता के बच्चों की वीडियो अभी तक ऐसी नहीं आई है जिसमें उन्होंने ये दावा किया हो कि वो किसी किसान नेता की संतान है और वो इस आंदोलन के जरिए सरकार से ये बिल वापसी चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रास्ता ठीक होता और वास्तव में ये लोग सेनापति होते तो सबसे पहले अपनी संतान को आगे रखते, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस किसी ने भी परिवर्तन किया है या परिवर्तन के लिए सच्चे दिल से प्रयास किए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी संतान को इस बदलाव का आधार बनाया। कल गुरु गोविंद सिंह जयंती थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी सारी संतानें, अपना सारा परिवार इस युद्ध में लगा दिया था। सिर्फ स्वयं अगुवाई नहीं की, बल्कि पूरी परिवार ने उस आंदोलन की अगुवाई की थी। अब बात आती है आज के आंदोलनों की। सबसे पहली बात तो ये कि हर आंदोलन में भाषण की शुरुआत, सभी आंदोलन को पसंद करने वाले लोग जितने भी हैं, उनके मुंह से आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी, भगत सिंह के नाम से होती है। भगत सिंह ने ये किया, भगत सिंह ने ये किया, भगत सिंह के गाने बजते हैं, लोगों के दिलों में उत्साह जगाया जाता है और उसके बाद
उसकी परिणति, उसका एंड महात्मा गांधी पर होता है। हम शांति प्रिय आंदोलन करेंगे। जब लॉजिकल बात की जाए तो इन सबको दिक्कत होती है। अंग्रेज इस देश में आए, उन्होंने राज किया, कानून बनाए, जनता को गुलाम बनाया, ये आप सब जानते हैं। 1947 में उनके साथ क्या हुआ, कैसे आज़ादी लाई गई, किन किन को कैसे कैसे मरवाया गया, ये आप सब जानते हैं। लेकिन एक बात जो दिल में सालती है वो आज भी वही है कि आखिर किसान को मालिक क्यों नहीं बनाया गया। सब एक बात कहते हैं कि एमएसपी बढ़ाया जाए। भाई सबसे पहले तो ये कि उसकी बिक्री उसके मनमाफिक हो। सबसे पहले आपने इतिहास पर अगर नजर डाली हो, सरकार की कारस्तानियों पर नजर डाली हो, तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति पंजाब से शुरू हुई थी। सबसे पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में खोली गई थी और उस लुधियाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का परिणाम आज ये हुआ कि सबसे अधिक कैंसर पंजाब में है और सबसे अधिक गुलाम सरदार है, पंजाब के लोग हैं। और गुलामी इस कदर बढ़ी कि खेती से पूरा नहीं पड़ा तो जमीन बेच बेच कर उन लोगों ने अपने बच्चों को विदेशों का गुलाम बना दिया। यानी ना तो हम अपनी फसलों को संभाल पाए और ना अपनी नस्लों को संभाल पाए। आज एक बात कॉमन हो गई है, हम अपने बच्चों को तैयार करते इस बात के लिए कि वो सरकार और व्यापार की गुलामी करेगा, पूंजीपतियों की गुलामी करेगा, बदले में सरकार के द्वारा छापी गई मुद्रा के कुछ टुकड़े उसे मिलेंगे। और लड़ाई केवल इस बात की हो रही है कि वेतन बढ़ाया जाए। लड़ाई इस बात की नहीं हो रही कि मालिक बनकर वेतन की जरूरत ही ना पड़े। हम ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ सीखें, अपने बच्चों को ऐसा कुछ सिखाएं कि वो अपने घर में बैठकर अपना जीवन यापन करें। एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो दूसरे के यहां नौकरी करता है उसको भी इज्जत का काम बताया जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि दूसरे के नौकर की उसके मालिक की नजरों में कोई इज्जत नहीं होती। क्योंकि जब मालिक की नजरों में यदि नौकर की इज्जत हो गई तो वो नौकर नौकर नहीं रह पाएगा और वो मालिक मालिक नहीं रह पाएगा। इसलिए मालिक का काम होता है शोषण करना। दूसरा नंबर आता है फसलों का। सबसे पहले तो हमने इस कदर अंधाधुंध एक दौड़ शुरू कर दी कि फसलों की, अनाज की, दालों की क्वालिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमने कूड़ा पैदा करना चालू कर दिया, बल्कि यूं कहे कि हमसे कूड़ा पैदा करवाया जाना चालू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि गलती जनता की है, किसानों की है कि वो फर्टिलाइजर के चक्कर में क्यों पड़ा। अरे भाई, जो कानून के खिलाफ आज लड़ाई लड़ रही है, इसी तरह के कानून बना के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां खोली गई थी, फर्टिलाइजर बनाया गया था, ट्रैक्टर लाया गया था और फिर धीरे 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 उसे अच्छा बताकर जनता के दिल में उसके लिए जगह बनाई गई। और आज हालत ये हो गई कि आज किसानों ने खुद कहना चालू कर दिया कि बिना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के फसल नहीं हो सकती, बिना ट्रैक्टर के काम नहीं हो सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे अपनी नस्लों पर भरोसा नहीं है कि उसकी नस्ल बैल से खेती भी कर सकती है, खेत में परिश्रम भी कर सकती है। क्योंकि हमने अपनी फसल पैदा करने के लिए अपनी नस्ल तैयार नहीं की। आज जितने भी किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग हैं और जो बेसिकली किसान नहीं है, जितने भी वीडियो आते हैं, जितने भी युवा कमेंट कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं मैं किसान पुत्र हूं। किसान क्यों नहीं हो? क्योंकि हम सब जानते हैं कि खेती आज के दिन में सबसे निकृष्ट कर्म रह गया, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म था। हमें लगातार एक बात बताई गई कि खेती सबसे निकृष्ट कर्म है, इसलिए हर किसान ने अपने बच्चों को फौज में भर्ती कराया, पुलिस में भर्ती कराया, क्योंकि आईएएस आईपीएस लगने की तो तुम्हारी क्षमता नहीं है, वहां तुम्हारे लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि वहां सबसे बड़े चापलूस घराने ही चाहिए, जो आज के दिन में भारत में कुछ सैकड़ों ही हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बीच में लेता हूं। रेवाड़ी जिले के एक बीएसएफ के कर्मचारी थे, तेज बहादुर यादव, आप सबने नाम सुना होगा। उनके बारे में केवल ये बात सामने आती है कि उन्होंने दाल के बारे में बताया था। लड़ाई ये नहीं है कि उसने केवल ये बताया कि उसकी दाल खा ली, बल्कि सच्चाई ये है वो आदमी पिछले 15 साल से, जब से नौकरी कर रहा था, तब से वो एक सवाल उठाता रहता था अपने से सीनियरों के सामने कि आखिर अगर भारत आज़ाद हो गया तो ये आज़ादी से पहले के अंग्रेजों के नियम यहां आर्मी में क्यों लागू है? आखिर क्यों यहां अफसरशाही वही कार्य करती है जो कभी अंग्रेज करते थे? आखिर वही परिवार यहां
अधिकारी बनकर क्यों बैठते हैं जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की थी। और ये भाव उसमें कहां से आया? क्योंकि उसके दादा ने, जो फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, वो बचपन से उन्हें एक बात बताते आ रहे थे, समझाते आ रहे थे कि आजादी नहीं है, ये झूठ है, ये गपोड़ा है। वही लोग जो कल देश को लूटने में मदद कर रहे थे, वही लोग आज भी देश को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। जब उस महान क्रांतिकारी ने, उस महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सच्चे सिपाही ने अपने पोते को संभाला, तो वैचारिक रूप से वो गुलाम नहीं हुआ, किंतु जीवन यापन को हम नहीं संभाल पाए, इसलिए उसे फौज में नौकरी करनी पड़ी। लेकिन जब वो पूरी तरह गुलाम नहीं बन पाया, तो अंत में कि इस आदमी की बात यहां आगे ना चल सके और इस आदमी के विचार यहां आगे ना चल सके, इसलिए उसको वो दंड दिया गया ताकि कोई और चलने की सोच भी ना सके। वही नेता, वही सरकारें जो आपसे वोट लेते हैं, हमसे वोट लेते हैं और हमसे ही टैक्स के रूप में वेतन लेते हैं, आखिर उनमें इतनी हिम्मत क्यों हो जाती है कि वो कोई भी किसी भी तरह का कानून कंपनियों के फेवर में बना देते हैं? आखिर उन्हें जनता का डर क्यों नहीं लगता? जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने साइड से अपने कुछ लोग हमारे बीच में हमारे प्रधान बनाकर बिठा रखे हैं, जो अपने आप को गैर राजनीतिक होने का दावा करते हैं, सामाजिक होने का दावा करते हैं। और जब भी सरकार की तरफ से आदेश आए कि अब जनता विद्रोह कर सकती है, अब जनता लाठियां उठा सकती है, तब इन लोगों को हमारे रहनुमा बनाकर स्टेज सजाई जाती है और मंच पे इनको बिठाया जाता है कि ये जनता को स्वावलंबी और विद्वान बनाने की बजाय, इन्हें प्रशिक्षित करने की बजाय केवल एक ही बात कहते हैं कि पहले इनकी फसलों को बाजार मुहैया करवाया जाए, उस बाजार में व्यापारी कम से कम कीमत में इनका माल लूट सके, फिर चाहे वो आड़ती हो और चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनियां हो या नेशनल कंपनियां हो। उसके लिए सरकारें कानून बनाती है और अंजाम वही होता है जो आज हो रहा है, और अंजाम वही होगा जो आज तक हो रहा है। जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी, क्यों? क्योंकि जनरल डायर सैंडर्स जानता था, जनरल डायर जानता था कि सामने निहत्थे लोग हैं, वहां से आपको कुछ हानि नहीं है। रोलट एक्ट के विरोध में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां चलाई गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि सामने वाले निहत्थे लोग हैं। नेतृत्व जिनके हाथ में है, वो सारा नेतृत्व जनता को केवल यही समझा रहा है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। आज भी वही हो रहा है। आपने देखा होगा, अन्ना हजारे को सामने खड़ा किया गया, जबकि उस वक्त जरूरत राजीव दीक्षित के फॉलोवरों के द्वारा, राजीव दीक्षित के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर इस देश में योद्धा तैयार हो रहे थे। वो संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक युद्ध कर सकते थे, इसलिए उन सारे योद्धाओं को देशभक्ति का एक नया मंच दिया गया और एक नया झुंझुना हाथ में पकड़ाया गया, लोकपाल बिल, जिसका शिकार मैं खुद भी हुआ। सारे लोग इस आशा में राजधानी पहुंच गए कि अब वो राजा से कानून बदलवाएंगे। परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं, ना लोकपाल बना और ना ही उस आंदोलन का कोई अंत निकला। और जो हिडन एजेंडा था कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हो ही ना, इसलिए लोकपाल का ड्रामा खत्म हो गया। रामदेव में थोड़ी हिम्मत आई और उस काम को रामदेव ने आगे बढ़ाया, और उसके साथ क्या बर्बरता हुई ये आप सब जानते हैं। सलवार पहन के भागना पड़ा और फिर उस आंदोलन से एक व्यापारी निकल के आया, और व्यापारी कभी भी सामाजिक नहीं हो सकता। अपने लाभ के लिए रामदेव ने भी जीन्स बेचनी चालू कर दी, सोयाबीन का तेल बेचना चालू कर दिया, और भी बाकी सिस्टम है जो जो बेच रहे हैं वो आपके सामने है, मैं बताना गवारा नहीं समझता। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो उनको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी जाती है ये तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जिनके पास ना भूतकाल देखने की सामर्थ्य है और ना ही वर्तमान में कुछ करने की सामर्थ्य है, जो सिर्फ पीछे चल सकते हैं, फॉलोवर है। इन्हें ना कानून का पता है, ना उसके परिणाम का पता है, ना लाभ का पता है, ना हानि का पता है, और जब बताया जाए तो फिर एक इस
जवाब आता है हम क्या कर सकते हैं। यानी ये मूर्ख और कायर दोनों कैटेगरी एक साथ होती है। दूसरी कैटेगरी वो है जिन्हें यदि समझाया जाए कि ये गलत हो रहा है तो वो समझ तो सकते हैं, किंतु उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तो ये लोग करने वाले नहीं हैं, ये करवाने वाले हैं। तो ये करवाने वाले लोग जितने भी हैं ये व्यवहारिक रूप से कायर हैं। तो जितने भी ये कायर लोग हैं ये करने के लिए सरकार को ही अधिकृत करते हैं, सत्ता को ही अधिकृत करते हैं और करवाने के लिए जनता का आह्वान करते हैं। और खुद में कुछ करने की औकात नहीं है, करने की सामर्थ्य नहीं है, लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, लॉजिक को समझने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इन्हें जो बताया जाता है उसी के अनुसार ये झंडा उठाकर चलते हैं। और इन्हें बताने वाले गाहें बगाएं वही राजनीतिक लोग हैं, वही राजनीतिक पार्टियां हैं, वही सत्ता है जो इनके सामने पूरा परफॉर्मा तैयार करके देती है और बाकायदा कंपनियां फंडिंग करती है। कल तक आड़ती लूट रहे थे, आज जब आड़तियों की दुकान बंद होने का नंबर आया, यानी चोर को हटा के बड़े डकैत स्थापित किए जा रहे हैं, तो वो आड़ती इनके साथ लग गए। हो सकता है फंडिंग इन्होंने भी की हो और ये लोग आकर सामने बैठ जाते हैं। सरकार इन्हें बिठाती क्यों है? क्योंकि तीसरी कैटेगरी वो है जिनकी संख्या बहुत कम होती है, किंतु उन्हें यह पता है कि क्या गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है और यह ठीक कैसे होगा। अब वो ठीक करने वाले लोग सामने ना आएं, इसलिए ठीक करवाने वाले लोगों को सामने लाया जाता है। फिर सत्ता अपना रौद्र रूप दिखाती है, ठोकती है, पीटती है, गोलियां चलाती है, आंसू गैस चलाती है, वाटर कैनन से पानी डालती है। किंतु जैसे ही गोलियां चलती है, 200, 400, 500 भेड़ें मरती है, तो बाकी सारी इन झुंडों में से एक कायर निकल के वापस चल देता है और बाकी सारी भेड़ें उसके पीछे भाग जाती है। यहां किसान का पर्याय ट्रैक्टर हो गया। अब सोच के देखिए, आप जॉन डियर अमेरिका की कंपनी है, फोर्ड विदेश की कंपनी है। अब चाहे उनका ट्रैक्टर बिके या उनका टैंक बिके, उन्हें तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक तरफ सेना के नाम पर, उनको रोकने के नाम पर वाटर कैनन और टैंक खड़े हैं, दूसरी तरफ उन्हीं कंपनियों के, उन्हीं देशों के ट्रैक्टर खड़े हैं। उन्हें तो मजा आ रहा है। एजेंडा ये होना चाहिए, आज के दिन में जो मूवमेंट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि वैक्सीन आ रही है, एजेंडा 2030 चल रहा है, हर आदमी को मारने की तैयारी, 90% लोगों को मारने की तैयारी चल रही है। लेकिन जब ये बात इन किसान नेताओं को समझाते हैं तो इनकी समझ नहीं आती और इनका वही एक झुंझुना रहता है, इनका वही एक झुंझुना रहता है, निहत्थे आंदोलन करेंगे। अपनी फसल को अपने घर में रोक के अपनी रक्षा के लिए नहीं लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरे गांव के पास आंदोलन चल रहा है, मैंने उसमें जाके देखा है। यहां बाजू में एक ठेका है, जिस ठेके की सेल आज के दिन में 8 से 10 गुना बढ़ गई है। कौन लोग पीते हैं? रात को डीजे बजा के डांस किए जाते हैं। आप सोच के देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन मैं मानसिकता और विचारधारा की बात कर रहा हूं। जो आदमी शाम को दारू पीकर डीजे पर नाच रहा है, क्या वो क्रांतिकारी होगा? जिसे खुद गलत और सही की पहचान नहीं है, वो क्या सही कर सकता है? ये एक ऐसी भीड़ जुटाई जाती है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता। जब इनसे पूछे कि 26 जनवरी को आप रेवाड़ी दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाकर आप करेंगे क्या? कोई विजन नहीं है। और जितने भी लोग हैं वो इस बात से सहमत है कि हमें नहीं पता कि 26 तारीख को क्या करेंगे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि वो नेताओं से ये पूछ सके कि अगर हम 26 जनवरी को दिल्ली हमें नहीं घुसने दिया गया तो हम क्या करेंगे। और अगर दिल्ली घुस गए और उसके बाद आपने वहां परेड कर भी ली, तो आप क्या सांसद हैं, आप क्या सरकार हैं कि जो जाकर आप उन कानूनों को रद्द कर देंगे? क्या आपके पास संविधान की दी गई अथॉरिटी है? अगर आपकी बात सरकारों ने नहीं मानी तो आप ही के बच्चों को आपके खिलाफ खड़ा करके, चाहे आंदोलन हिंसक हो या अहिंसक हो, सारे नेता घर में दुबक के बैठ जाएंगे
और आपकी बात यदि नहीं मानी तो आप करेंगे क्या? क्या कोई विजन है? कोई जानकारी नहीं है। जेपी आंदोलन की एक पुस्तक पढ़ी थी एक विद्वान की, जिसमें उसने 10 बार इस बात का मतलब 10 बार उस बात को पूछा गया था जिसका जिक्र उन्होंने किया है कि अंतिम समय तक जयप्रकाश नारायण से ये पूछते रहे कि संपूर्ण व्यवस्था क्रांति आखिर कैसे होगी? बोला बताएंगे। कैसे होगी? बताएंगे। कैसे होगी? बताएंगे। और आखिरी में वो स्वयं मर गए और ये तंत्र फिर दोबारा से उसी रफ्तार से चलने लग गया। इसके दो कारण है, या तो वो संपूर्ण क्रांति करना नहीं चाहते थे या फिर वो बताना नहीं चाहते थे। यही हाल आज का है। किसान को इस बात के लिए लड़ाया जा रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। भाई उस पैसे का ज्यादा से ज्यादा पैसे का आप करेंगे क्या? उस पैसे से बाजार से कबाड़ा खरीदेंगे और तीसरे दिन वो पैसा दे दिया जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? क्योंकि आज के दिन में शराब कंपनियों की आवश्यकता नहीं है, इन मूर्खों के जरिए समाज की आवश्यकता बढ़ गई। यदि अधिक से अधिक अनाज पैदा करके कम से कम कीमत में नहीं बेचा तो शराब की कीमतें बजट से बाहर हो जाएगी। इसलिए शराब भी पीनी है और रेट भी मांगना है। तो जो अधिक से अधिक कीमत में आप अनाज बेचेंगे तो 3 गुना कीमत शराब की बढ़ जाएगी, 4 गुना कीमत चिप्स की बढ़ जाएगी, 5 गुना कीमत नमकीन की बढ़ जाएगी, क्योंकि चखना भी तो चाहिए। जिसे देखे वो केवल सरकार की मुद्रा के पीछे भाग रहा है। या दुहाई दी जा रही है कि हमारे ही बच्चे फौज में भी हैं, तो क्या तुम्हारे वो बच्चे जो फौज में है और पुलिस में है, आज तक कभी उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए कोई काम किया? यदि वो तुम्हारे बच्चे हैं जिन्हें आप सैनिक कह रहे हो, तो अपने बच्चों को आदेश दीजिए कि सरकार को उठा के तुम्हारे बीच में लाए, मंत्री अधिकारियों को उठा के तुम्हारे बीच में लाए, या उन्हें इस बात के लिए बाध्य करे कि वो किसानों की बात माने। लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हें भी खुद पता है कि बच्चा यदि फौज में या पुलिस में लग गया तो वो अपने बाप की तो वैसे ही नहीं सुनता। राक्षस बनाने का काम किया है इस देश के युवाओं को अंग्रेजों ने, और वो परिपाटी आज तक चल रही है, जिसे आज तक किसी भी नेता ने आंदोलन नहीं किया, किसी ने भी कोई मूवमेंट नहीं किया, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि आखिर क्यों इस देश के युवाओं को फौज और पुलिस में भर्ती करके आप उन्हें शराबी और मांसाहारी बना रहे हैं? आखिर क्यों उन्हें मनुष्य से भेड़िया बना रहे हैं? आखिर किस रास्ते पर आप ले जाना चाहते हैं? और जब ये बात इन सबको बताई जाए तो फिर ये 1 मिनट में इतने कायर भी हो जाते हैं, सरकार की नीतियां सब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर तुम किस बात के लिए लड़ रहे हो? आप समाज को सुधारने के लिए लड़ रहे हो या समाज को बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हो? क्योंकि जब से रुपया ज्यादा से ज्यादा जनता के पास आया, तो जिनके पास ज्यादा से ज्यादा रुपया आया वो तो कंपनी के चारों तरफ से गुलाम बन गए, क्योंकि रुपया कंपनी के जरिए ही आया था, कंपनी का सामान खरीद के रुपया भी वापस दे दिया। उनकी होड़ में सामान्य काम करने वाला, दैनिक श्रम करने वाला मजदूर और किसान तुम्हारी होड़ में मर गया। किंतु आज फिर उस किसान को अपने ही पीछे चलाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रुपया चाहिए। आखिर कब तक? भगत सिंह जब सशस्त्र क्रांति की बात करते थे, जब सत्ता संभालने की बात करते थे और समाज को ठीक करने की बात करते थे, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आर्मी का गठन करने की बात करते थे, तो यही लोग थे जो शांतिपूर्ण आंदोलन वाले थे। महात्मा गांधी, इन्होंने भगत सिंह को भी आतंकवादी कहा था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी देशद्रोही कहा था। आज ये आंदोलन करवाने वाले जितने लोग हैं, ये भी यदि किसान को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कोई काम कर रहा हो, यदि उसके अनाज को पौष्टिक बनाकर, कीमती बनाकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार बेचने के लिए यदि कोई प्रोत्साहित कर रहा हो, तो वो इन्हें आतंकवादी दिखाई देता है। जानते क्यों? क्योंकि अगर किसान की समस्या समाप्त हो गई तो किसान नेताओं की समस्या शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब तक किसान समस्या में है तक वो लूट रहा है, तभी तक किसान नेताओं का आंदोलन और इनकी रोटी चल रही है, तभी तक सरकारों के पद और पदवी चल रही है।
अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि किसान आंदोलन होना चाहिए तो किस दिशा में होना चाहिए। किसान को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुपया खाया नहीं जाता। जिस रुपये को बढ़ाने के लिए वो आज रोड पर पड़ा है, इसे बहादुरी दिखा रहा है, वास्तव में ये बहादुरी नहीं है, ये नेताओं, किसान नेताओं की और सरकारों का षड्यंत्र है, जिसमें किसान को मरवाया जा रहा है। वरना जिस दिन ये मूवमेंट चल गया कि किसान केवल उतना ही पैदा करे जितनी उसकी जरूरत है, और अपने गांव में अपने सारे लड़कों को कबड्डी खिलाए, लठ की ट्रेनिंग दी जाए, और कोई भी उसके अनाज को लूटने आए तो उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, तो किसी सत्ता में ताकत नहीं है, किसी फोर्स में ताकत नहीं है कि उसके अनाज को लूट सके। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से समाज ने अपने रक्षा के लिए निहत्था होना और हथियार छोड़े हैं, तभी उसने राजाओं की गुलामी की, और राजाओं ने विदेशियों की गुलामी की, और यह देश गुलाम हो गया। चलेंगे थोड़ी देर से। जब तक किसान जनता अपने परिश्रम की रक्षा खुद नहीं करेंगे, अपने उत्पाद की रक्षा खुद नहीं करेंगे, जब तक वो समाज के नियमों के अनुसार नहीं चलाएंगे, जब तक वो समाज के विद्वानों के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक यूं ही हर किसी को वैक्सीन लगेगी। सरकार ने कह दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की जो टाइम टेबल है वो 1 अप्रैल से सुनाई में आ रहा है कि 12 घंटे होगा। नया वेजेस स्ट्रक्चर वेतन नीति लागू हो रही है, जिसके तहत वेतन को न्यूनतम स्तर पर घटाया जाएगा, मतलब नंबर सबका आएगा। आप अधिक से अधिक कीमत बढ़वाने के चक्कर में पड़े रहिए, अधिक से अधिक वेतन बढ़वाने के चक्कर में पड़े रहिए, लेकिन यह व्यापारिक तंत्र आपसे काम अधिक से अधिक लेगा और आपको वेतन कम से कम देगा। वैचारिक क्रांति आवश्यक है, किंतु सत्ता में जनता का पैदा करने वाले का डर होना सबसे आवश्यक है। मीटिंगों पे मीटिंग हो रही है, मीटिंगों पे मीटिंग हो रही है, मीटिंगों पे मीटिंग हो रही है, और अगर ये भाजपा जिसे हम सरकार समझ रहे हैं, यदि इन्होंने इन कानूनों को लागू नहीं किया तो कल एक नया नारा होगा, कांग्रेस के लोग खड़े होंगे और वो कहेंगे ये कानून हम बदलेंगे, जबकि ये कानून लागू ही उन्होंने करने चालू किए थे। इन्हीं कानूनों के विरुद्ध बोल के भाजपा ने सत्ता हथियाई थी। आज सारे आंदोलनों में एक जिक्र हो रहा है, जिसे भी देखो वो देशभक्त बना घूम रहा है, केवल एक बात कह रहा है कि अडानी को सारा सौदा दिया जाएगा, लेकिन ये बात एक भी नहीं बता रहा कि अडानी का तो शेयर ही नाम मात्र है, सारा माल तो विलमार कंपनी का है जो इंग्लैंड की है। क्योंकि मालिकों के खिलाफ नहीं बोलना है, सिर्फ उनके रखवाली करने वाले पालतू पिल्लों के खिलाफ बोलना है। विलमार के खिलाफ बोलने की किसान नेताओं में हिम्मत नहीं है कि वो जनता को यह बता दे कि आज भी इस देश का सारा माल विदेशी ही लूट रहे हैं और उनकी लूट के लिए यह काम चल रहा है। वरना अडानी में कितनी हिम्मत थी कि रेल भी वो खरीद ले, एयरपोर्ट भी खरीद ले, सारे देश का अनाज भी खरीद ले, उसके पास इतनी क्षमता कहां है। लेकिन ये रेल जिसकी थी उसके हैंडओवर कर दी गई है, मोबाइल कंपनियां जिसकी थी उसके हैंडओवर कर दी गई है, देश जिसका था उसके हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है। आज इन कानूनों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इन किसान नेताओं से राजीव भाई भी मिले होंगे, WTO के एग्रीमेंट के बारे में उन्हें समझाया होगा कि ये होने वाला है, लेकिन तब एक के भी कानों पर जू नहीं रहेंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि इसका विरोध करने के लिए सरकार ने चंदा नहीं दिया, व्यापारियों ने चंदा नहीं दिया, इनकी खाते में फंड नहीं आया, इसलिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। आज जो मूवमेंट एजेंडा 2030 के लागू करने के विरुद्ध होना चाहिए था, लोग विश्वरूप राय चौधरी की बात सुनना चालू ना कर दें, लोग इस वैक्सीन के खिलाफ खड़े ना हो जाएं, क्योंकि अगर एजेंडा वैक्सीन के खिलाफ अगर कोई कार्यक्रम होता तो नेता भी आपके पक्ष में होते, जान उन्हें भी प्यारी है, इसलिए एक भी अपने आप को नहीं लगवा रहा है। सारे सरकारी कर्मचारी इस बात के खिलाफ होते और यह व्यवस्था पूरी तरह से बदल सकती थी, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हो सकता था, किंतु यह संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन ना हो, इसलिए इन शांति प्रिय आंदोलन करने वालों को एक तरफ लाकर फिर खड़ा कर दिया गया और फिर अगले 50 सालों की गुलामी की रूपरेखा लिख दी गई, जो अब आगे होने वाली है। इसलिए जितने भी लोग इस किसान आंदोलन का सपोर्ट करते हैं, मैं भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं 3 दिन आंदोलन में गया था, सारे नेताओं से मैंने बात की है जो निचले स्तर के हैं। इन्हें कुछ नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, ऊपर से आदेश आएगा जी।
अब सोच कर देखिए, अगर ऊपर से आदेश देने वाले किसान नेताजी ने कहा जाता है, क्या उन्हें रुपया नहीं चाहिए? क्योंकि आंदोलन तो रुपये के लिए ही हो रहा है। और अगर उन्हें 100-200 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए तो कौन सी गारंटी है कि वो आपकी समस्या समाधान करवाएंगे? क्योंकि आज से पहले उन्होंने कितने किसानों की समस्या का समाधान किया है। सब केवल अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस बात की क्या गारंटी है आज तक के व्यवहार को देखते हुए कि वो लोग नहीं बिकेंगे? क्योंकि किसानों का रेट बढ़ने पर तो इन नेताओं को कुछ मिलना नहीं है। कोई भी किसान इन्हें कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसकी हालत पहले ही खराब है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इनको लूटने वाले तो उनका हिस्सा दे ही सकते हैं। इसलिए जितने भी आंदोलन में जाने वाले लोग हैं वो एक बार पूर्ण निर्णय करें कि हमारी दिशा सही है या नहीं है। इसी के साथ सभी को नमस्ते, प्रणाम।